Hi everyone. Hello, 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 hello. Hi guys, hi everyone. क्या मेरी आवाज सभी तक आ पा रही है? हेलो, हेलो. Hi everyone. चलो, ऑल राइट. हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है तुम्हारे? वैसे तो क्लास को स्टार्ट होते ही तुमने देख लिया होगा कि मैं बहुत धीमा बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज के मुझे टॉन्सिल हो गए यार. वंस इन अ वाइल मैं बोलूंगा 3 महीने में मुझे एक बार हो जाते हैं. और आज वो 3 महीने का वही दिन है जब मुझे टॉन्सिल हो चुके हैं. मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं अच्छे से. मैं बोलने की फुल कोशिश भी कर रहा हूं, मैं बोल भी पा रहा हूं, लेकिन मेरा गला जो अंदर से लगा पड़ा है, मैं क्या बताऊं तुम्हें. खैर, मतलब मुझे तो हमेशा देखोगी तुम खुश खुश होता हुआ. आफ्टर ऑल कि मैं तुम्हारी क्लास में आया हूं तो तुमसे मिलके तो खुश होता ही हूं यार. तो हाय एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग? जल्दी से मुझे बता दो. मेरा गला में खांसूंगा तो थोड़ा समझ जाना कि मेरा गला चोक हो चुका है. बाकी तो खैर, क्योंकि अपन छुट्टी नहीं कर सकते, मेरा मन था कि मैं क्लास कैंसिल कर दूं. लेकिन खैर अब मैं नहीं कर रहा हूं. मतलब मैंने नहीं की जस्ट बिकॉज कि यार सीयूईटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं चाहता कि एक भी दिन का डिले हो, ठीक है ना, अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए, है ना. मेरे साथ या फिर किसी और चीज में. व्हाट इज टोन्सिल्स? यार टोन्सिल्स एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जहां पे यहाँ के आपके दोनों तरफ से ना स्वेलिंग आ जाती है. और जब स्वेलिंग आ जाती है तो वो दोनों स्वेलिंग में ऐसे टच हो जाती हैं, आप ना कुछ सटक पाते हो, आपको इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, आपको फीवर हो जाता है. तो मुझे माइल्ड माइल्ड सा लग रहा है भी. मैंने वैसे दवाई ले ली है, ठीक है ना. सर मैं एक दवा बताऊं तो खाओगे आप? बता देना यार, ठीक है. टॉन्सिल से एक और स्टोरी याद आती है, बताऊंगा तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा. अभी तो खैर हम तैयारी कर लेते हैं अपने सीयूईटी की. हाँ, जिसको होता है उसको ही पता है कि यार ये बहुत बड़ा सर दर्द होता है. मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें. ठीक है, तो चलो पढ़ लें, क्या स्टार्ट कर लें? स्टार्ट कर लें. हाइपर पोजियम 60 ड्रॉप्स. ओके, मे बी मैं इसको सर्च कर लूंगा क्या है ये. 12th का रिजल्ट अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना. चलो, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को. आज हम क्या करने वाले हैं, सबको याद होगा कि पिछले वाले सेशन में हमने लास्ट सेशन में कितना कर लिया था. एक बार सारे लोग मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या कर लिया था, है ना. तो सबसे पहले यार हमने इंट्रो में देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है ना. हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर लिए थे, सभी को याद होगा. इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने कर लिए थे. उसके बाद हमने बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कर ली थी. जितनी भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी हमने वो भी कर ली थी. उसके बाद बेटा हमने सोल्यूबिलिटी पढ़ी थी, है ना. सोल्यूबिलिटी हमने पढ़ी थी. उसके बाद बेटा हमने फिर सोल्यूबिलिटी जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी गैस इन लिक्विड के लिए, जहां पे हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था. हेनरीज लॉ, ये प्रीवियस क्लास के टॉपिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना. जहां पे हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था और इसके बारे में हमने एप्लीकेशन देखी थी, इसका न्यूमेरिकल भी हमने किया था. कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आई होप के सबने कर लिए होंगे. ये हमने डन कर लिया, ऑलरेडी डन. ये हमारा ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, ठीक है. आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा मेजर फोकस होने वाला है किसमें? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में. मैंने बोला था कि ये दो टाइप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम ये करने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात, जिसके अंदर हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, ठीक है ना. जिसके अंदर हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना है. और जी राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद में हम इसी के अंदर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भैया वहां पे हमने कर लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन. ये केवल लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन के बेसिस पे है, ठीक है ना. वहां तो हमने ओवरऑल पढ़ाते हैं लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है. अगर हमारे पास समय बचता है इन्हीं जो है सफिशिएंट, तो हम फिर यहां पे लगाने वाले हैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने वाले हैं. देखते हैं कितना समय हमारे पास होता है आज, हम इसको अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना. सर बेसिक से करवा दो केमिस्ट्री. बिल्कुल भी ना, मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से उठाया था. अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैंने सारी चीज बहुत ही बेसिक से करवाई थी, है ना. सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, वसुधा ओके जी, जिसकी फर्स्ट क्लास है बेटा. बहुत बढ़िया, बोर्ड्स में हेनरीज लो आया था, है ना. चलो, तो ये वाला आज हमें पूरा पार्ट करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. अब मेरी बात को समझना बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से. क्या समझोगे? समझना यह है तुम्हें कि अब हम आज जो बात करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं आज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड लिक्विड के बारे में, ठीक है. तो मैं तुम्हें डायग्राम समझाता हूं कि होता क्या है यहां पे. डायग्राम से मैं तुम्हें समझाता हूं. देखो डायग्राम समझना होता क्या है. ये मान लो तुम्हारा एक लिक्विड है, ये तुम्हारा एक दूसरा लिक्विड है, ठीक है.
और ये तुम्हारा फाइनली क्या बना है बेटा, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन बना है। ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि ये तुम्हारा बेटा सॉल्यूट है और ये तुम्हारा सॉल्वेंट है और यहां तुम्हारा बेटा सॉल्यूशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे सॉल्यूट के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वही तुम्हारे कुछ ना कुछ फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी होंगे वहां पे तुम्हारे, ठीक है। तुम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हो। अच्छा, तो सबसे पहले होता क्या है, लेट सपोज मेरा सॉल्यूट है बी, तो बी और बी आपस में जुड़े हुए हैं तभी ये लिक्विड स्टेट में, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉल्वेंट है ए, बेटा ये सारे ए आपस में जुड़े हुए हैं, सॉल्वेंट को ऐसे डिनोट करते, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो अगर मैं सोल्यूट को इसके अंदर डालूंगा तो सबसे पहले अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इनके बीच की इंटरेक्शन टूटे, इनके बीच की ये इंटरेक्शन टूटे, और जब ये आपस में घुले तो नई इंटरेक्शन बन जाए। जैसे तुम्हारा जो सॉल्वेंट था वो तो वहीं अपनी जगह है ना, सॉल्वेंट तो अपनी जगह है, बस बॉन्ड टूटे होंगे और बीच में जाके तुम्हारा सोल्यूट बस बैठ गया होगा। सोल्यूट क्या गया होगा बेटा, बैठ गया होगा, ये सोल्यूट बीच में जाके बैठ गया, इस तरीके से तुम्हारा सॉल्यूशन बना। अब यहां पे एक नई इंटरेक्शन बनी है ए बी, बी बी टूटा, ए टूटा और ए बी बना, इस तरीके से पूरा बेटा सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड का बनता है। अब इसी बेसिस पे तीन कंडीशन पॉसिबल होती हैं। पहली कंडीशन एग्जांपल के तौर पे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पे क्या हुआ है कि जब इनके बीच का बॉन्ड टूटा, इनके बीच का बॉन्ड टूटा और जो नया बॉन्ड बना, नया जो बॉन्ड बना इसमें ना तो आपको बहुत स्टेबिलिटी मिली ना ही अनस्टेबिलिटी मिली। जैसा बॉन्ड पहले था बी बी का जितनी स्ट्रेंथ का, जितना ए का था उतना ही ए बी का है, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। जब बहुत बड़ा चेंज नहीं होता उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, यहां पे एनर्जी का ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। जितना इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी थी, जितना इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी थी, उतनी ही एनर्जी इन बॉन्ड के बनने पे स्टेबिलिटी आने से निकल गई, क्योंकि स्टेबिलिटी जब आती है तो एनर्जी निकलती है। तो जितनी एनर्जी लगी उतनी ही निकल गई, तो ओवरऑल कोई लॉस नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ। तो डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन बना है, चेंज इन एनर्जी 0 है। अच्छा, जितने पास पास ये पहले थे, जितने पास पास ये पहले थे उतने ही पास पास ए भी हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, ना इंटरेक्शन बढ़ी ना घटी, तो जो डेल्टा वी मिक्स है वो भी इस केस में बेटा 0 माना गया है। पहला वाला केस हमारा ये है। आ जाओ दूसरा केस, एसीटोन और वाटर। इसमें क्या होता है बेटा, एसीटोन और वाटर में क्या होता है, जब एसीटोन को पानी के अंदर डालते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, मतलब ए और बी इस वाले केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले में जितना ए और ए का बॉन्ड स्ट्रेंथ था, जितना ए और ए का बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतना ही बी और बी का था, और उतना ही तुम्हारा ए और बी का है। बात समझ में आ रही है। लेकिन तीसरे वाले केस में, जिसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन दोनों को ही नॉन आइडियल कहा जाता है, क्यों मैं बताऊंगा अभी। तो जो पहला वाला केस है, इसमें यहां पे ए और ए का बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर बी और बी की जो है, उससे कहीं ज्यादा है किसकी, ए और बी की, क्योंकि वहां पे एक तगड़ा बॉन्ड बन जाता है, ए और बी का तगड़ा बॉन्ड बन जाता है। इस केस में जब ऐसा होता है तो ध्यान देना, जितनी एनर्जी इनको तोड़ने में लगी है ना, उतनी तो तोड़ने में लगी, लेकिन क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ए और बी है तो बहुत सारी एनर्जी निकली, क्योंकि स्टेबिलिटी ए और बी की तो बहुत ही ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी निकली है। तो यहां पे हुआ है लॉस इन एनर्जी। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि जो डेल्टा एच है इस केस में जो मिक्सचर का, वो घटेगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। जब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाए गए, ज्यादा चिपके हुए पाए गए, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो घट गई, क्योंकि ये इतने चिपके चिपके नहीं थे, क्योंकि इनकी ठीक थी जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ये बहुत चिपके चिपके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो इसलिए जो डेल्टा वी मिक्स है वो भी क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। अब आते हैं तीसरे वाले केस में। यहां पे क्या है, ए और ए की जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो ए बी बना है वो अनस्टेबल हो गया है। यहां पे स्टेबल हो गया था, बहुत तगड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, यहां पे अनस्टेबल हो गया, उल्टा हो गया है। यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बेकार हो गई है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेकार हो गई तो क्या हुआ, बॉन्ड तोड़ने में तो बहुत एनर्जी लगी, लेकिन स्टेबिलिटी तो आई नहीं, तो बहुत कम एनर्जी निकली, तो बहुत ज्यादा एनर्जी अंदर आई है हमारे काम करने में, सिस्टम के अंदर ज्यादा, ये निकली कम है। तो जो ओवरऑल एनर्जी है बेटा वो क्या है, ग्रेटर है,
क्या हुआ बेटा, वो ग्रेटर हुआ, ठीक है ना। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। जब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है, तो दूर दूर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, यहां पे बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी तीन कंडीशन निकल के आती हैं। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। कितने लोगों को ये बातें पूरी की पूरी समझ में आ गई हैं इस पूरे चार्ट से? बहुत सिंपल सी बात है। पहले वाले केस में इंटरेक्शन इक्वल थी, कोई चेंज नहीं हुआ, ना एनर्जी का लॉस हुआ, ना वॉल्यूम में चेंज आया। दूसरे वाले केस में जो बॉन्ड बना वो बहुत स्ट्रांग बना, तो स्ट्रांग बॉन्ड बनने पे बहुत सारी एनर्जी बाहर निकली रदर देन जो आई है, तो एनर्जी का लॉस हुआ लेसर देन जीरो है, क्योंकि बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चिपक गए हैं, तो वॉल्यूम में भी कमी आई है, चिपक गए तो वॉल्यूम कम हो गई है। तीसरे वाले केस में भाई जो हमारा बना है वो कम स्ट्रेंथ वाला है, दूर दूर पार्टिकल्स हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गई है। दूसरी बात, क्योंकि कम स्ट्रेंथ है तो कम एनर्जी बाहर निकली है, अंदर ज्यादा आई है, तो इंक्रीज इन एनर्जी हुआ है। ये आपका बेटा ये वाला केस हो गया। आई होप के सभी को यहां से पूरा क्लियर हो गया होगा। मजे की बात देखो, जहां पे तुम्हें ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है ना, ग्रेटर देन का, ये देखो ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर वाले को कह देना है पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहना है? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और बेटा जहां पे आपको लेसर देन का साइन दिख रहा है, लेसर देन का साइन दिख रहा है बेटा, उसको आपको बोल देना है नेगेटिव डेविएशन। क्या बोल देना है? नेगेटिव डेविएशन। इस तरीके से बेटा तीन तरह के आपके हो गए हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से सारे लोग एक बार एपीएम लिख देंगे सो दैट मैं समझ जाऊं कि भाई सारे लोग एकदम हैप्पी है, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग। चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक सब समझ में आ गया? चलो अभी मैं आगे इसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा, उसकी टेंशन ना लेना, पहले कंप्लीट कर देता हूं। चलो दूसरी बात, अब इसी में लिक्विड लिक्विड में एक और आता है, उसे कहते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही सज्जन सा जो है टॉपिक है, क्वेश्चन आने के लिए मिलते हैं। चलिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है पहले वो मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखना। तुम्हें एक सॉल्यूशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे ए और बी का, हाँ जी भैया। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूं, यहां पे एक बार मैं इसको फिर से बनाता हूं, यहां पे बनाता हूं मैं एक बार इसको फिर से, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सबको पता है ए और बी का सॉल्यूशन बना हुआ है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है ना। अच्छा, मान के चलो कि अगर यहां पे जो मेरा ए प्लस बी है, ए प्लस बी मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट है, ये दोनों ही क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल वो होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। जब हवा में उड़ेंगे तो इनकी वेपर ऊपर जाएगी, जब वेपर ऊपर जाएगी, वो जब ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएगी तो चारों तरफ प्रेशर लगाएगी, भाई नीचे इस लिक्विड पे भी प्रेशर लगाएगी, इसे ही कहते हैं वेपर प्रेशर लगाना। तो जब भी वोलेटाइल लिक्विड कोई होता है, पार्टिकल्स ऊपर उड़ के जाते हैं, नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, इसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब मजे की बात, जब ये सॉल्यूशन बना तो ए की कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगी काई ए, बी की भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगी काई बी। बहुत बढ़िया। जब ये ऊपर प्रेशर, जब ये ए के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे नीचे प्रेशर लगाएंगे, बी के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे नीचे प्रेशर लगाएंगे, तो जो ए वाले पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे उसे बोलेंगे ए का प्रेशर, जो बी वाले पार्टिकल्स नीचे प्रेशर लगाएंगे उसे बोलेंगे बी का प्रेशर। क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग इंडिविजुअल नाम दे देते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पी ए पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर है पी ए और पी बी, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, रोल्स लॉ ये कहता है कि जो भी प्रेशर लगा रहे हैं ए के पार्टिकल्स नीचे, बी के पार्टिकल्स नीचे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी मोल फ्रैक्शन है उस लिक्विड की सॉल्यूशन में। तो पी ए उतना ही प्रेशर लगाएगा जितनी इसकी मोल फ्रैक्शन है, और बी भी उतना ही जो है प्रेशर लगाएगा, प्रेशर जो है लगाएगा वेपर प्रेशर जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहां पे आता है, वो होता है पी नॉट ए, और यहां पे जब हम इसको हटाएंगे तो यहां पे भी आता है बेटा पी नॉट बी। अब मजे की बात को समझना, ध्यान से देखना, व्हाट इज पी नॉट ए, पी नॉट बी? पी नॉट ए वो वेपर प्रेशर है अगर ए अकेला होता है किसी डब्बे में, अभी अकेला नहीं है, अभी सॉल्यूशन की फॉर्म में है। अगर अकेला होता तो जो वेपर प्रेशर होता उसे कहते हैं पी नॉट ए। तो आप कह सकते हो कि पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, अगर वो प्योर है तो पी ए और पी बी ऐसे निकल गया। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है पूरे बीकर का तो वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, जिसको आप लिख सकते हो पी नॉट ए काई ए
ठीक है, प्लस में पी नोट बी काई बी। जो लोग भी अपने नोट्स बना रहे हैं बेटा इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, ये आपका हो गया रॉल्स लो। सारे लोग सारे लोग इसको बेटा अपनी कॉपी में लिखेंगे, जितने लोग भी हमारे यहां पे क्या कर रहे हैं वो नोट्स बना रहे हैं। गर्म पानी बोल दो, गर्म पानी, गर्म पानी है ना। एक तो रुका नहीं जाता मुझसे बोलने से, मैं चीखने लगता हूं, है ना। उतारो जल्द सारे लोग, जिसने उतार लिया अच्छी बात है। चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं, जब तक लोग उतार रहे हैं। एक बार मैं बहुत छोटा था बेटा, पेन यार पता है आज ना, आज एक नई ऐप के अंदर चल रहा है और मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है कि पेन छोटा कैसे होगा, पेन बड़ा कैसे, मतलब ये हो तो जाएगा लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कितने साइज पे वो मुझे ठीक दिखेगा। चलो मैं ट्राई करता हूं। हाँ मैं एक कहानी पे था। एक बार मैं छोटा था तो क्या हुआ, मैं अपने गांव में गया था मेरी नानी के घर पे। मुझे वहां पे टॉन्सिल हो गए, तो मेरी नानी एकदम फॉर्म में आ गई। नानियां तो होती हैं ऐसी हैं, अरे मेरा बच्चा वो टॉन्सिल हो गए, चल तुझे ठीक कराने चलती हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक दादी अम्मा है, वो टॉन्सिल्स ठीक करती हैं। मैं चलो भाई नानी, मैं 6th-7th क्लास में था। हम दोनों चले गए भाई वहां पे। जब हम वहां पे गए तो वो जो दादी अम्मा थी वो गोबर पाथरी थी, गोबर के उपले बनाती थी, वो गोबर पाथरी थी। तो मैंने देखा है तो गोबर बात नहीं है, तो नानी ने बोला उनसे कि हमारे लल्ला को जो है टॉन्सिल हो रखे हैं, जरा देख लो इनको। तो वो अपने हाथ वाथ धो के आई, है ना, अच्छे से धोए थे उन्होंने हाथ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि गोबर की जो स्मेल होती है ना वो बहुत टाइम में जाती है। हाथ उन्होंने अच्छे से धोए थे लेकिन फिर भी, अब मुझे नहीं पता था कि वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगी। वो आई, उन्होंने क्या किया, अपने दोनों अंगूठे पे राख लगाई, मुझसे बोला आ करो। मुझे लगा यहां पे दबाएंगी, कहीं यहां पे दबाएंगी। मैंने आ किया, उन्होंने दोनों अंगूठे जो दिए मेरे मुंह के अंदर और भींच दी दोनों स्वेलिंग, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भींच दिया। अब देखो मेरे मुंह में दोनों अंगूठे, उनके मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मैं चिल्ला रहा हूं तो आवाज नहीं निकल रही है। गोबर की स्मेल आ रही है नाक में, मुंह से आवाज निकल नहीं रही है। मेरे दोनों टॉन्सिल दबा दिए गए हैं, मैं बता भी नहीं पा रहा हूं कि मैं मरने वाला हूं। यह हादसा मेरे साथ 7th क्लास में हुआ था। उसके बाद से आज तक मैंने कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया, बस मैं दवाई खा लेता हूं। मैं नानी को आज तक बोलता हूं, नानी क्या किया आपने मेरे साथ, ये उस दिन आप मुझे मौत के मुंह तक छोड़ के आई थी, मैं खुद वापस आया हूं। खैर चलो समझ में आ गया सबको रॉल्स लॉ क्या होता है। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे यार इसके ऊपर हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, ये था तुम्हारा रॉल्स लॉ। अब इसी के बेसिस पे एक डिफरेंशिएशन है हमारे टाइप से, मैंने बोलता ना भी दोबारा भी कर पाऊंगा, तो उसी को समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन। यार मजा आ गया सर। बीटेक करना है, जेई मिस हो गया, सीयूटी के अलावा कोई अच्छे कॉलेज ऑप्शन हैं प्लीज गाइड मी। बेटा सीयूटी से ही आपको अच्छा मिल सकता है, और सीयूटी में भी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा तब जाके बीटेक के कॉलेजेस मिलते हैं। मान के चलो कि आपको बहुत तगड़ा फोड़ना पड़ेगा सीयूटी में अगर आपको बीटेक लेना है तो, ठीक है ना। झलक दिखला जा। चलो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, सच में हुआ था यार। चलो खैर यहां पे आ जाओ से। अब एक डिफरेंशिएशन है जिसके बेसिस पे आपके एमसीक्यूज बनते हैं भाई लोग, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना क्या क्या वो है। तो आइडियल और नॉन आइडियल में एक डिफरेंशिएशन है। पहला, जो डेल्टा एच मिक्स है, डेल्टा वी मिक्स है, आइडियल में वो 0 होते हैं, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन का साइन होता है, और नेगेटिव डेविएशन में बेटा स्मॉलर देन का साइन होता है। सबको याद हो जाएगा। रोल्स लॉ हमने अभी अभी पढ़ा है, पी टोटल की वैल्यू निकाली थी, इस तरीके से आई थी। आइडियल रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ओबेज रोल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये ओबे करते हैं रोल्स लॉ को। ये क्या करते हैं, ओबे करते हैं रोल्स लॉ को, ठीक है ना, ये ओबे करते हैं। जबकि ये जो होते हैं ये ओबे नहीं करते रोल्स लॉ को। तो सर फिर क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बताया था कि जो इंटरेक्शन है उसमें क्या हो जाता है, जल्दी से मुझे बताएंगे। इंटरेक्शन वीक होती है। जो सोल्यूट और सोलवेंट की जो इंटरेक्शन थी ना, और जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, अगर आप उसमें कंपैरिजन करोगे तो इंटरेक्शन वीक होती है। अगर इंटरेक्शन वीक होती है और वो हवा में उड़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से उड़ जाएंगे, आसानी से उड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन वीक है तो ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेंगे। तो जो होना चाहिए था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे कहीं ज्यादा होता है आपका टोटल वेपर प्रेशर। जबकि नेगेटिव में उल्टा है। नेगेटिव में क्या हुआ था कि जो इंटरेक्शन है ए और बी की, वो कम है। जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो बहुत ही स्टेबल बन चुका है, स्टेबल सॉल्यूशन बन चुका है ना, स्टेबल सॉल्यूशन बन चुका है। तो टाइट होके बैठ गया, हवा में उड़ना नहीं चाहते, तो जो प्रेशर होना चाहिए था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अब उससे कम हो गया है। ये दोनों नहीं करते, डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आपको बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आपको बेटा एग्जाम्पल से
क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल आपको बेटा याद रखने हैं आइडियल, नॉन आइडियल और अपने किसके, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के। अब इनके एग्जाम्पल्स पे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, तो आओ वो ट्रिक बताता हूं। सबने उतार लिया है तो, है ना, सबने उतार लिया है तो सारी बातें आई होप के सभी को समझ में आ गई होंगी। यहां पे आप लिख सकते हो कि जो ए की और बी की जो इंटरेक्शन है वो ए बी से बराबर होती है, इसलिए ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वहां पे कुछ ऐसा होता है। ध्यान रखने का सबसे सिंपल तरीका है, पॉजिटिव में ग्रेटर देन का साइन आएगा हर जगह, ठीक है ना, बस प्रेशर में लेसर देन का आएगा। मैंने उल्टा नहीं कर दिया यहां पे गाइस, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। यहां पे इंटरेक्शन कम है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना, तो प्रेशर मैंने क्या कर दिया है बेटा, मैंने प्रेशर क्या कर दिया है, पी टोटल को मुझे ज्यादा करना चाहिए था, है ना, तो पी टोटल की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, है ना। और यहां पे बेटा आपने उसको कम कर देना है, तो सारा ग्रेटर देन चलेगा, यहां पे सारा स्मॉलर देन चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इनके एग्जाम्पल्स याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, देखो आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो फिर वो आइडियल है। जैसे पहले वाले जो एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के हैं, दूसरे वाले नेगेटिव के हैं, और अगर इनमें से कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन में तो वो फिर आइडियल में है। जैसे याद करने का तरीका, ए विनोद आज इवनिंग में पानी में दारू, ये सस्ता वाला नहीं पिएंगे जी, तो ए विनोद मतलब एसीटोन बेंजीन, आज इवनिंग में मतलब एसीटोन इथेनॉल, पानी में दारू मतलब इथेनॉल, और पानी मतलब वाटर। ए सस्ता वाला एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, अगर ये चारों मिलते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन लगा के आना है पेपर में। आ जाओ आगे बढ़ो। नेगेटिव की बात, अगर एसिड पानी में है तो वो नेगेटिव ही होगा, इसको तो ऐसे याद रख लो। बाकी जो कंफ्यूजन वाले हैं उनके लिए ट्रिक है। आगे बात चल रही है, ए विनोद आज इवनिंग में पानी में दारू, ए सस्ता वाला नहीं पिएंगे जी, वाह भैया पान का भी मन है, अरे पानी में दारू हो गया तो पान भी खिलवा दो यार, पान का भी मन है, तो वाह भैया में वाटर एसीटोन, पान में फिनोल एनिलीन, का में क्लोरोफॉर्म एसीटोन, आने दे भाई एसीटोन एनिलीन। तो ये तुम्हारे इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन तुम्हें याद हो गई है। आई होप कि सभी को समझ में, मैंने बोर्ड्स के टाइम पे भी करवाई थी, आज भी करवा रहा हूं। सर जोर से मत बोलो पापा सुन लेंगे, और एक कोई बात नहीं, मतलब ये तो संसार है, मतलब समझ रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसमें कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें पानी में दारू मिला के पीनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है ना। और ये सब कुछ सिनेमा पे सामने तुम देखते हो, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अगर तुम बोल दोगे तो तुम गलत काम कर ही दोगे, गलत काम तो करने से होते हैं, बोलने से नहीं होते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो एपीएम ट्रिक ऑन टॉप। बेटा डाउट लूंगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, जस्ट एक पूरा टॉपिक कवर कर दो फिर मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब इसी में ग्राफ भी है, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा। चलो अब इसी में ग्राफ पे आ जाते हैं गाइस, इसी में अब हम किस पे आ जाते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं। यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ आपको याद रखने हैं। पहला आइडियल का ग्राफ याद रखना है, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ याद रखना है, और तीसरा नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ याद रखना है। अगर आपने आइडियल का याद रख लिया तो यकीन मानिए आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर सब कुछ आपका एकदम सॉर्टेड है। आओ जो दिखा देता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले आइडियल में तुम्हें एक यहां से उठाना है ग्राफ, यहां पे लगा देना है, लगा दिया तुमने। उसके बाद फिर तुम्हें एक यहां से लेके चलना है, यहां पे लगा देना है, ये लगा दिया तुमने, और फिर बेटा इनको तुम्हें आपस में जोड़ देना है। ये तुम्हारा आइडियल का है। सेम अब तुम क्या करने वाले हो, सेम अब तुम क्या करने वाले हो, नॉन आइडियल में भी सेम ग्राफ बनाने वाले हो। ये यहां पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद तुमने, अरे भाई रुक जा यार, हाँ सेम तुमने यहां बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर तुमने एक यहां बना दिया, और फिर तुमने ये यहां बना दिया। सेम यहां पे बना दो, ये बना दिया, ये बना दिया, और अरे भाई क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ फिर तुमने एक यहां बना दिया। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, तुमने ग्राफ बनाया कैसे। सबसे पहले ग्राफ है सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, और इधर क्या है बेटा, इधर है आपका वेपर प्रेशर। इस लाइन पे आपका वेपर प्रेशर चल रहा है, ये आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे सीयूईटी में कोई भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपके एमसीक्यूज आने, तो आपको इस तरीके से याद रखना। तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन देख के आपको बताना है, तो देख के आपको याद रखना है। ये यहां पे आपका बेटा है पी नोट ए, ये यहां पे आपका है बेटा पी नोट बी।
ये आपका पी नोट ए का ग्राफ है, मतलब ये पी ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पी नोट बी का है तो ये पी बी को, और ये दोनों को जोड़ रहा है मतलब पी टोटल को। ये आपका पी टोटल का ग्राफ है। अब यहां पे आपको क्या करना है, सब कुछ मार्किंग सारी सेम है, पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट ए, पी नोट बी, मार्किंग सारी सेम है। अब क्या करना है, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है बड़ा, तो आपने क्या करना है, अपने इन सारे ग्राफ को उठा देना है, बस जो भी आपका आइडियल था उससे थोड़ा सा उठा देना है, क्योंकि पॉजिटिव है, थोड़ा सा उसको क्या कर देना है, उठा देना है। उठा दिया आपने। यहां पे नेगेटिव है तो उसको नीचे कर देना है, बस लिटा देना है। ये आपका हो गया बेटा नेगेटिव का ग्राफ। मार्किंग वही है, ये आपका पी टोटल का है, ये आपका पी नोट ए सॉरी पी ए का है, ये आपका बेटा पी बी का है ना। ऐसे यहां पे आपका ये पी टोटल का है, ये आपका पी ए का है, ये आपका पी बी का है। ये आपको बेटा ग्राफ याद रखने हैं, आइडियल के, पॉजिटिव के और नेगेटिव के। अगर सारे लोग यहां तक सहमत हैं तो जल्दी से मुझे एक बार एपीएम दिखाएंगे, फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे इस टॉपिक से रोल्स लॉ के ऊपर, तो हमें वो सॉल्व करने आने ही चाहिए। बताइए सारे के सारे लोग। ठीक है, हो गया सभी का, एवरीवन। इंस्टा कौन मांग रहा है, ये इंस्टा कौन मांग रहा है, लिखो लिखो। पढ़ाई में ध्यान मत लगा लेना है, इंस्टा इंस्टा खेलते रहो, पढ़ाई में ध्यान मत लगा लेना। एक गरीब आदमी यहाँ पे खराब गले खराब में यहाँ पे चीख रहा है, सामने इंस्टा इंस्टा चल रहा है। कितना दुख, मेरी आत्मा कितनी झंझोड़ जाती होगी जब मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स देखता हूँ। तो नहीं समझ रहे हो तुम, ठीक है बेटा। एजियोट्रोप्स एहसास मैं सबसे लास्ट में करवाता हूं, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं उसको थोड़ा हटके करवाता हूं मजेदार तरीके से, तो टेंशन ना लेना। चलिए आ जाओ जरा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स का समय आ चुका है। आइए जरा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, 2025 सीबीएसई का है, तो आपको एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सारे लोग अपनी कॉपी खोलेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सारे लोग अपनी कॉपी खोलेंगे, ठीक है, और सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेटा डाउट्स रोल्स लोगे खत्म होते हैं क्वेश्चन के बाद मैं डाउट्स ही लूंगा, आप टेंशन ना लो, उसके बाद में अगले टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो लिक्विड्स एक्स एंड वाई फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। दो लिक्विड हैं एक्स और वाई, वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो कर बनाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स का वेपर, अरे रुक जा मेरे लाल, ये क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा ब्लैक ले रखा था मैंने इसलिए नहीं चल रहा है, चलो ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स मतलब कि पी नोट एक्स, पी नोट वाई आपको दे दिया कितना, 120 और 160। आगे क्या बोला, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी टोटल। अब सब लोगों को पता है कि भैया पी टोटल का फॉर्मूला होगा एक कंपोनेंट और उसका मोल फ्रैक्शन, है ना, प्लस में दूसरा कंपोनेंट और बेटा उसकी मोल फ्रैक्शन। अच्छा जी, आगे में दे रखा है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बताओ अगर एक्स और वाई के इक्वल मोल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। अच्छा भैया ठीक है, अब मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे काई चाहिए। काई का फॉर्मूला है एक्स के लिए एन एक्स अपॉन में एन एक्स प्लस एन वाई। सही बात है, बिल्कुल। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को ही आपने एक्स मान लिया, तो ये सॉरी स्मॉल एक्स की जगह कुछ और मान लो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, ए मान लिया, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में 2a, ए से ए कटा 1/2 होता है 0.5। सबको पता है दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर ये 0.5 आया है, ये एक्स वाई है, ये उधर जाएगा तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू में 0.5। लो जी, दोनों 0.5 आ गई हैं, बस यहां पे चलना शुरू कर देंगे। 120 मल्टीप्लाई 0.5, देखते हैं कितने लोगों का मुझसे पहले आंसर आया होगा। यहाँ पे 0.5, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 140। क्या सभी का बेटा इतना ही आंसर आ रहा है? एमएमएचजी में आएगा क्योंकि वही यूनिट ऊपर लिखी हुई है। ऑप्शन में दिखेगा 140 तो आप लगा के आएंगे। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। बेटा जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को समझ में आया है? एपीएम जिंदाबाद। कितने लोगों को समझ में आया है? एपीएम जिंदाबाद। क्लियर है सभी लोग? कर लेंगे क्वेश्चंस। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्या कहते हो यार? क्या कहते हो यार? ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लें यार, एक और क्वेश्चन कर लें यार, एक और क्वेश्चन कर लें। चलो एक और क्वेश्चन, खैर मैं वो तो तुम्हें होमवर्क में दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलो कर ही लेते हैं। आ जाओ जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा चलो, सबसे पहले ये वाला तो खैर अभी हम आगे करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले हम आते हैं बेटा इस बी वाले पार्ट पे। कितने लोग मुझे इस बी वाले पार्ट का सही आंसर दे सकते हैं? ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन? कौन लोग मुझे बताएंगे बी का सही आंसर क्या है? व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज दिस? What type of deviation is this? क्या कहेंगे आप इसको? On mixing liquid X and Y, volume of the resulting solution decreases. Volume घट जा रही है, मतलब डेल्टा V मिक्सचर है आपका लेसर देन जीरो। तो आपको बताना है what type of deviation from Rolle's law is this? बेटा अगर आपका घटने का साइन आ रहा है तो ये होना चाहिए आपका नेगेटिव डेविएशन, तो आंसर है नेगेटिव। अगर ये घट रहा है तो डेल्टा H मिक्सचर भी घट रहा है, मतलब बहुत सारी हीट बाहर जा रही है, बहुत सारी हीट बाहर जा रही है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर, हीट मिलती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीट जा रही है तो टेम्परेचर घटता है। बोलना है व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हो रहा होगा। क्या कहते हो सारे लोग, बताइए मुझे, क्या सभी लोग सहमत हैं? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। ठीक है, नॉन आइडिया, अच्छा वो नॉन आइडियल था। चलिए, मुझे लगा दुष्टता इतनी ऊपर तक चली गई है, कह रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई हैव नो आइडिया। खैर अभी तक वही है, वहां तक नहीं पहुंची है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने, तुम्हारे जो है स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस। टूट पड़ो देवियों और सज्जनों। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, देख रहे हो मत देख रहे हो अंदर की मेरी चुल कितनी है? मुझे गला खराब है लेकिन फिर भी बकवास चलती जा रही है। देवियों सज्जनों क्वेश्चन सॉल्व करो, ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देवियों सज्जनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आ भी गया आधों का आंसर, आधों का आंसर भी आ गया। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी 25 डिग्री सेल्सियस, इतना इफ ए एंड बी मिक्स, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज इतना, देन कैलकुलेट द मोल। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया यार, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले पॉइंट की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वेपर फेज। ये टॉपिक मैंने अभी नहीं किया है, आओ मैं तुम्हें सिखा देता हूं इसके बारे में। चलिए सबसे पहले एक बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, उसी के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मान के चलना कि मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया बेटा, ठीक है? अरे रुक जा मेरे लाल, मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया, समझ लेना बहुत ही तगड़ी बात बताऊंगा, एकदम से हिल जाओगे, ठीक है? तो यहां पे लेट सपोज कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है a प्लस बी का, है ना? a प्लस बी का। अब जब ये उड़ के वेपर बना तो a और b दोनों के वेपर ऊपर गए, है ना? अच्छा जी, गए भैया गए, बिल्कुल गए। अब जब गए, ध्यान से देखना बेटा इसको, तो यहां पे इसका जो लिक्विड, जब ये लिक्विड है, ये है आपका लिक्विड फॉर्म ए और बी का, लिक्विड, और ये है वेपर फॉर्म, क्योंकि वेपर में है ए और बी। तो यहां जो इनकी मोल फ्रैक्शन है वो कहलाती है काई ए और काई बी। इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज। काई ए और काई बी को कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज। अच्छा, और बेटा ऊपर किसको, इसको क्या, इसमें भी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा ना, बस ये गैस का है। तो यहां जो इनकी मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, वो सॉरी वेपर फेज में, वो है हमारी वाई ए और वाई बी। इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। क्या कहते हैं इसे? कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब लिक्विड फेज वाले के लिए तो रोल्स लॉ पता है। अगर हमसे वाई ए और वाई बी पूछ लिया जाए तो इसके फॉर्मूले देख लो ध्यान से। अगर वेपर फेज में वाई ए का आपसे पूछ लिया जाए इसका कंपोजिशन कितना है, तो फॉर्मूला है पी नॉट ए काई ए अपॉन में पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी का पूछा जाए तो बी का निकालने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्यों? क्योंकि अगर आप वाई ए प्लस वाई बी को 1 रख दोगे, आपके पास ए आ चुका है तो उधर ले जाओगे तो वाई बी की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो वाई बी का भी, बस बी वाला ऊपर आ जाएगा, पी नॉट बी काई बी, नीचे आपका टोटल रहेगा पी नॉट ए काई ए प्लस में पी नॉट बी काई बी। अगर सभी को समझ में आ गया है कि क्या है वाई ए वाई बी, तो बेटा क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे सॉल्व?
जल्दी बताओ। ये आपके दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई लोग, ध्यान रखना इन पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। हालांकि सीयूईटी में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे चांसेस लग रहे हैं इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। तो आपसे यहां पे अब क्वेश्चन को देखोगे तो क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देख लो। हमें दे क्या रखा है पहले देखते हैं। हमें दे रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, तो आपको दे दिया पी नॉट ए 75, पी नॉट बी आपको दे दिया 25। आपको ऐसे मिलाना है कि जो मोल फ्रैक्शन है मिक्सचर की बेटा वो कितनी है, एक सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेटा काई ए आपको दे दिया 0.4। तो यहां से काई ए प्लस काई बी अगर कर लोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा काई बी आ जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आ जाएगा। सही बात है, हाँ जी। अच्छा, लेकिन पूछा क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मतलब वाई बी की वैल्यू पूछी है। अब वाई बी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है पी नॉट बी काई बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। क्या तुम्हारे पास ये सारी वैल्यूज हैं? तो निकालो जल्दी से। हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 75 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6। अब तो सॉल्व कर ही लोगे ना। 25 6 जा होते हैं 150 मतलब 15, 75 4 जा होते हैं तुम्हारे 300, ये हो जाएगा 30 प्लस में 15, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन में 45। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 15 1 जा 15 3 जा, ये आएगा आपका 0.33। अगर सभी का इतना ही आ रहा है तो जल्दी से मुझे एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता देंगे कि भैया मामला एकदम सेट है। क्या सभी का क्लियर है भाई लोग? एवरीबडी, क्या सभी को बातें क्लियर हैं सारी की सारी? चलो अब एक मैं तुम्हें वो दे दूं क्या, नहीं अभी देने से पहले मैं तो तुम्हें बताऊंगा अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले डाउट्स ले लो तुम्हारे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। चलिए अब ये डाउट्स कहां से लेने हैं भाई मुझे, एक सेकंड रुक जाओ जरा। बेटा एपीएम लिख देना अगर क्लियर है मामला तो, ठीक है ना, क्योंकि एकदम जल्दबाजी वाली बात कोई नहीं है, एकदम आराम से चल रहे हैं मामले एकदम सेट करके। रिपीट कर दो सर, बेटा रिपीट में कभी भी रिपीट नहीं लिखते। अभी आपने 12th पास आउट की है, अब आप सीयूईटी देने वाले हैं, तो आप टॉपिक बताओ कि भैया ये रिपीट कर दो पूरा टॉपिक। तो वो अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना है, बिल्कुल कर दूंगा मैं। अच्छा ये वाला पार्ट करना है कि ये वाला, मैं इस वाले को करता हूं, मुझे लग रहा है इसमें डाउट होगा क्योंकि वो तो बहुत ही सिंपल था। ये आपकी ए और बी जब लिक्विड फॉर्म में है तब इनकी मोल फ्रैक्शन काई ए काई बी कहलाती है। ये वेपर बन के ऊपर भी तो गए, इनका गैस गैस का सॉल्यूशन भी तो बना, तब इनकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो वाई ए वाई बी कहलाती है। दोनों के फॉर्मूले हैं निकालने के, एक का याद रख लो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको इन्हीं फॉर्मूले को यूज करना है। आपसे वेपर फेज की बात कर रहे होंगे, ठीक है सर। हाउ इज टेम्परेचर डिक्रीजिंग? बेटा दिमाग लगाओ, अगर डेल्टा एच मिक्स लेसर देन 0 है, क्योंकि भाई बताया था नेगेटिव में दोनों लेसर होते हैं, तो अगर हीट में कमी आ रही है, अगर हीट कम हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बताओ भाई, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जब उसकी हीट निकालते हो तो टेम्परेचर घटता है, वही मैं कह रहा हूं। ठीक बात है। चलिए जी बहुत बढ़िया। ये हो गया बेटा। सर पॉजिटिव डेविएशन होगा ना, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होती है ना सर, सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। बेटा सॉल्यूशन कहां डिक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो ये वाला साइन ही तो नेगेटिव में होता है ना, है ना। सिंपल याद करने का आसान तरीका था। सर रोल्स लॉ फिर से एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। बेटा सिंपल सी बात है, रोल्स लॉ ने ये बोला है, कहां बोला है रोल्स लॉ ने, एक बार मैं देख लूं कहां बोला है रोल्स लॉ ने, कहां है रोल्स लॉ, ये रहा रोल्स लॉ, अरे ये रहा रोल्स लॉ। हाँ, रोल्स लॉ ये कह रहा है कि अब जब ये हवा में उड़ के जाएंगे तो जो भी प्रेशर दिखाएंगे, ये जो प्रेशर ये दिखा रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी मोल फ्रैक्शन के। हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को तो एक कांस्टेंट आएगा, वो यहाँ पे होता है पी नोट ए। अगर ये ए प्योर फॉर्म में होता तब जो वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट माना जाता है, तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ये बोला था रोल्स लॉ ने। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पार्शियल वेपर प्रेशर या सिर्फ वेपर प्रेशर? बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर में आप ये वाले को यूज करेंगे और टोटल वेपर प्रेशर में आप इसको यूज करेंगे। अगर वो खाली कह दे कि ए का वेपर प्रेशर बताओ तो भी आप इसी को यूज करोगे। ये तब यूज करना जब टोटल सॉल्यूशन का पूछा होगा। सर बीकॉम के लिए जीएटी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्या? वैष्णव ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। चलिए सर हेनरी लो अगेन प्लीज, समझ नहीं आया था मुझे। बेटा आलिया देखो, ये मान के चलो आपकी बॉटल है, इसके अंदर एक लिक्विड है,
आप इसके अंदर गैस भरना चाहते हो, गैस नहीं भरेगी क्योंकि गैस तो उड़ना चाहती है। तो आप उसको दबाओगे, आप उसको मारोगे, पीटोगे, तो जितना प्रेशर आप उस गैस पे लगाओगे उतना ज्यादा वो इसमें घुल पाएगी, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी उस गैस की इस लिक्विड के अंदर। यहीं से कांस्टेंट निकाल दोगे, के एच इसे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो ये वाली बात थी आपकी हेनरी लो की। ठीक है भैया, सर आइडियल का ग्राफ रॉन्ग है और सौरभ जी ऑलमोस्ट बुढ़ापा आ चुका है अब तो मुझे भी, है ना, तो शायद आप समझ पाएंगे कि रॉन्ग तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, रॉन्ग तो आप कह ही नहीं सकते हो। चलो खैर, आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं एक बार यहां से फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले टॉपिक की जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोर्ड्स के टाइम पे भी समझ में आ ही नहीं रही थी? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आज तक समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है। एक बार हाथ उठा देंगे, एक बार हाथ उठा देंगे चैट बॉक्स में, कितने लोगों को बोर्ड्स में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई ही नहीं थी कि भैया ये तो ऊपर से ही जाती है हमेशा, मतलब इससे तो मेरा नाता ऐसा है जैसे सांप का नेवले से। अगर मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें ना दिखूं नीचे गिरा हुआ होऊंगा, बता देना यार इन लोगों को। सर आप एजिड पर्सन हो क्या? यार काम में हो चुका हूं, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अब ऐसा लगता है कि मतलब अब तो सीनियोरिटी आ जानी चाहिए थी, आ गई होगी, मतलब समझ रहे हो बात को तुम? चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार न्यूमेरिकल्स नहीं होते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, एपीएम सुप्रीमेसी इज ग्रेटर देन सीवीटी। थैंक यू यार। सर एजियोट्रॉप्स नहीं आते बेटा, सब करा दूंगा हर्षिता, टेंशन ना लेना। चलिए कोई बात नहीं, जिसको नहीं आए थे समझाता हूं। देखो ध्यान से देखना, एक ही बार में सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने, तुम एकदम ऐसे खुश हो जाओगे कि भैया मौज ही बांध दी। क्या बोलोगे? मौज ही बांध दी। आ गई थी समझ में? तो आपका बहुत बहुत बड़ा बड़प्पन है ये, तो आप तो बहुत जबरदस्त आदमी है फिर। ठीक है चलिए। पानी, अरे अरे गर्म पानी मंगाया था अभी तक नहीं आया भाई। कैसे लोग हैं ये, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ यार। गाइस एक सेकंड रुक जाओ यार, ये लोग यार गर्म पानी नहीं दे रहे गरीब आदमी को यार। गरीब आदमी अब मरने वाला है, इनको कुछ पता ही नहीं है यार, कैसे कैसे चलेगा ऐसे काम। चलो आप ही समझाए थे सर, चलो अच्छी बात है। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, पानी वानी तो आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें मजे की बात समझाता हूं, ध्यान से देखना क्या होगा। सपोज करो तुम्हारे पास एक बीकर है, इसमें खाली सॉल्वेंट रखा है, मतलब ये किसका बीकर है? ये आपके प्योर सॉल्वेंट का बीकर है। आपने इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर बहुत थोड़ा सा, इसलिए बोला है डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत थोड़ा सा आपने क्या डालना है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालना है। डाल देंगे? हाँ जी भैया डाल देंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब आप डालोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। हाँ जी, ये आपका क्या बना बेटा? ये आपका सॉल्यूशन बना। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यहां पे मतलब है वो सॉल्यूट जो हवा में उड़ना नहीं चाहता, जो प्रेशर बनना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया, ये आपका सॉल्यूशन बना। जब ये सॉल्यूशन बनता है तो इसके अंदर 4 नई प्रॉपर्टी आती हैं। वो जो प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 का नाम है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 2 का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 3 का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 2 3, अभी 4 भी आएगी, उसको बाद में बताऊंगा। अब ये 4 प्रॉपर्टी क्या है डिफाइन करूंगा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो क्या लिखा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आएगा यहां पे, वो एग्जिबिट करते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर पे। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस पूरी डिफाइन का एक एक वर्ड तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है ना, एक एक वर्ड तुम्हें याद होना चाहिए। यहां पे कौन पे कोई है? इसको फोन करके बोल दो कि बहुत देर पहले गर्म पानी बोला था। ठीक है ना? चलो
हाँ जी, मैं कहाँ पे था यार? पानी मंगाना पड़ेगा यार, मेरे गले से ना फिर आवाज निकल नहीं रही है, गला ऐसे बैठ चुका है जैसे एक भारी भरकम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो बात हम कर रहे हैं ये केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर पे। पहली बात, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ, सर डिप्रेशन में तो मैं हूं। अरे भाई कितनी बड़ी बात कह दी, बहुत बढ़िया, ध्यान से देख लो, है ना, ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो क्या मतलब है समझो, देखो यहां पे ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, ये हवा में उड़ेंगे। जब ये हवा में उड़ेंगे तो जाके वेपर बनेंगे और फिर नीचे की तरफ बेटा वेपर प्रेशर शो करेंगे। नीचे की तरफ क्या करेंगे? वेपर प्रेशर शो करेंगे। और उस वेपर प्रेशर को ही हम भाई वेपर प्रेशर कहते हैं। ये नीचे की तरफ वेपर प्रेशर शो करेंगे। तो प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है, मैंने लिख दिया पी नोट, क्योंकि प्योर है तो प्योर को दिखाते हैं नोट से, है ना। ध्यान से देखोगे तो अभी जब हमने रोल्स लो किया था तो मैंने बोला था कि रोल्स लो में जो ये मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट, ये वो वेपर प्रेशर है जब ये प्योर फॉर्म में होते। तो नोट का मतलब ही था कि जब ये प्योर फॉर्म में है, नहीं तो भाई ये भी पीए है ये भी पीए है, क्या अंतर है? ये तब की वैल्यू जब वो सॉल्यूशन के अंदर है, ये तब की वैल्यू जब ये प्योर फॉर्म में होता, अगर, है ना। तो ऐसे ही यहां पे क्योंकि वो प्योर फॉर्म है, प्योर सॉल्वेंट है, तो मैंने क्या लिखा उसको बेटा? मैंने लिखा उसको पी नोट ए मतलब सॉल्वेंट। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ भाई। यहां पे अगर आप पहली लेयर में देखोगे तो वोलेटाइल तो केवल बेटा ये वाला है ना, कौन? अपना सॉल्वेंट। ये हवा में उड़ेगा, बस ये हवा में उड़ेगा। क्या ये हवा में उड़ेगा? नहीं। क्या ये? नहीं। क्या ये? नहीं। तो बहुत कम पार्टिकल्स ही ऊपर जा पाएंगे, जबकि यहां पे ये सारे पार्टिकल्स ऊपर भाग गए थे। अब जब कम पार्टिकल्स ऊपर गए हैं तो बहुत कम ही पार्टिकल्स नीचे वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो क्या वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन बनने पर एक कमी आ गई है? हाँ। तो जो पीएस की वैल्यू है, क्या मैं कह सकता हूं पहले केस में पीएस की वैल्यू इज स्मॉलर देन पी नोट ए, है ना। पी नोट ए ग्रेटर है पी एस से, मतलब कमी आई है। अब जो भी कमी आई है रिलेटिवली प्रीवियस वैल्यू से, उसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताता हूं, तो पी नोट ए की वैल्यू बड़ी है, पी एस की छोटी है, ये तो आई है कमी, इसे कहते हैं लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। जो भी कमी आई है, रिलेटिव का मतलब है इसे कंपेयर कर दो इनिशियल वाली वैल्यू जो कि प्योर सॉल्वेंट की थी, इस पूरे को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इस पूरे को देखोगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो ये हमेशा इक्वल आता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, काई बी के इक्वल। लिखा था ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो काई बी के इक्वल आता है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। अब ध्यान से देखो, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट डाला था, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के सामने नेग्लिजिबल है, तो आप इसको चेंज करके एन बी अपॉन में एन ए ही लिख सकते हो, क्योंकि एन बी एन ए के सामने नेग्लिजिबल है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला होता है डिराइव। जितने लोगों को समझ में आ गया एपीएम लिखेंगे चैट बॉक्स में कि भैया मजा ही आ गया है। एवरीबडी मजा ही आ गया है, जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे, क्या सभी को पहली जो पूरी की पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो समझ में आई है? एवरीबडी जल्दी से बताओ, क्या लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर ही है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बुच्ची, ठीक है ना। सर एटी भैया आपसे बड़े हैं क्या? एटी भैया मेरे बराबर के हैं, ही इज माई दूर के कजन। ठीक है, लव यू टू यार, लव यू टू उत्सव यार, लव यू टू यार। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, पहला हो गया, समझ में आ गया बेटा। दूसरा भी समझा देता हूं, यहीं पे देख लो ध्यान से। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जो किसी को भी वेपराइज करने में हेल्प करता है। ये खुद ही उड़ना चाह रहा है, क्योंकि सारे ही जो है वोलेटाइल हैं, तो खुद ही उड़ना चाह रहा है, तो बहुत कम टेम्परेचर भी दोगे तो भी हवा में उड़ जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे आ जाओ।
सॉल्यूशन में भाई ये तो उड़ना ही नहीं चाहते, तो बहुत हीट, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा इन नॉन वोलेटाइल को जबरदस्ती भगाने में। तो बहुत टेम्परेचर मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूशन वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ये उड़ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उड़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? एक बच्चा है जो खुद ही पढ़ रहा है, थोड़ा सा पुश करोगे पढ़ लेगा। एक यहां ढीठ बैठा हुआ है, पढ़ के ही नहीं दे रहा, जब तक मम्मी पापा उसमें चांटे ना लगाएं तब तक वो उठेगा ही नहीं, जब तक उसको हीट ना मिले। तो ये इसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा सॉल्यूशन का ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट प्योर है ना। अच्छा, अब एलिवेशन का मतलब है इंक्रीमेंट। ये जो भी इंक्रीमेंट हुआ इसे मैं बोल देता हूं डेल्टा टी बी। ये इक्वल होता है हमेशा, वैसे तो पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के, है ना। लेकिन जब ये साइन हटेगा तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। अच्छा, डेल्टा टीबी का मतलब है चेंज। अब चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है, सॉल्यूशन की वैल्यू, तो टी एस बी माइनस टी नोट बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। ये आपका बेटा फॉर्मूला होता है डिराइव। सारे लोग इसको याद रखेंगे, किसी को कोई भी डाउट हो तो बेटा अभी मुझसे पूछ सकता है, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। अच्छा जी, यहां पे जो आपका बेटा ये के बी है, इस के बी को हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। और जो यहां पे आपकी जो m है बेटा वो है आपकी मोलैलिटी। m क्या है यहां पे आपकी, ये है आपकी बेटा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, फॉर्मूला आपको क्लियर है। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार बेटा एपीएम लिख देंगे कि भैया सेकंड वाली भी समझ में आ गई। सर आप और अक्षय भैया एक ही घर में रहते हो, हम बचपन में रहते थे एक ही घर में, अभी भी काफी टाइम हम साथ में ही रहते हैं, है ना। बेटा ग्राफ भी बताऊंगा, ऐसा टेंशन मत लो। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई है, जल्दी से मुझे बताएंगे। भाई सिंपल सी बात है, ये खुद हवा में उड़ना चाहते हैं, कम टेम्परेचर दोगे तो वेपराइज हो जाएंगे, मतलब बॉयल हो जाएंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटा है क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी में उड़ जा रहे हैं। ये यहाँ पे सॉल्यूट बैठे हैं, नॉन वोलेटाइल उड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत हीट देनी पड़ेगी, तो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन बनने पर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है। ठीक है, ये आपका बेटा हो गया काम। चलिए तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आ जाओ तीसरे की बात कर लेते हैं। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। बेटा तीसरे में क्या है, सर टीएस क्या है, बेटा टीएस का मतलब है, ओ माय गॉड, टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एस मतलब सॉल्यूशन का। ऐसे आप इसको लिख सकते हो टीबीएस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आप ऐसे लिख दो इसको, टीबीएस लिख दो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख दो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो टीबीएस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई एक सेकंड रुक जाओ यार, ये मान, चलो आ गया पानी यार, धन्यवाद भैया। चलो गाइस पानी आ गया फाइनली, ठीक है ना, पी लेता हूँ थोड़ा सा। सर आपकी शादी हो गई है क्या, ये सीयूईटी में कौन पूछेगा तुझसे, बता। नहीं हुई है, बहुत टाइम है अभी। सर आपके वन शॉट से केमिस्ट्री कर लूं, हाँ बेटा कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। कितना मजा आ रहा है गर्म पानी पीने में यार। सर व्हाट इज पीएस, यार तुम कैसे ढक्कन हो क्या यार, हैं ढक्कन हो क्या यार तुम लोग। अबे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तुम बोर्ड्स में पढ़ के आ रहे हो अभी, हैं तुम बोर्ड्स में पढ़ के आ रहे हो अभी, किसी बात करते हो तुम। एटी भैया कहाँ है, जेब में तो नहीं दिख रहे यार, नहीं जेब में तो नहीं यार मेरी, जेब में नहीं है। चलो चलें आगे, बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, जो पानी पी रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस है ना पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट, प्योर पानी है ना ये, ठीक है ना। चलिए
अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, इसलिए ध्यान से देख लेना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या, देखो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, मैं अगर इसको फ्रीज करना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगा, पार्टिकल्स पास आएंगे, फ्रीज हो जाएगा। तो इसका कुछ भी फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, लेट सपोज टी नॉट एफ, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब मैं बात करता हूं यहां पे, मैं टेम्परेचर घटाऊंगा जिससे कि ये पास पास आ जाएं, लेकिन जब मैं इनको पास पास बुला रहा हूंगा तो दो सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में ये कमबख्त नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है, ये इनको पास पास आने ही नहीं दे रहा। तो बहुत समय लग जाएगा टेम्परेचर कम करते करते, जिसमें कि मैं सबसे पहले अपने इस बीच के क्या कहते हैं उसको, कबाब में हड्डी को निकालूं। तुम समझ रहे हो बात को? मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास लाना चाहता हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं, ये कबाब में हड्डी बना बैठा है, इनको पास पास आने नहीं दे रहा। तो पहले बहुत समय जाएगा टेम्परेचर कम करते करते, जिससे कि मैं इनको साइडलाइन करूं, तब ये चिपक जाएंगे। तो ऐसे में मुझे बहुत टेम्परेचर को बहुत कम करना पड़ेगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है, जो सॉल्यूशन का है बेटा, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम टेम्परेचर करने पे पास आएंगे, ये पास आने नहीं दे रहा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा कम करते करते, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। तुम समझ रहे हो भाई? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाए। ये आसानी से चिपक जाएंगे क्योंकि बीच में कोई वो नहीं है इनके रोक रुकावट, लेकिन यहाँ पे बीच में रोक रुकावट है। तो यहां पे मैं बहुत टेम्परेचर कम करूंगा तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे जो टी नोट एफ है उसकी वैल्यू बड़ी है, और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि टेम्परेचर छोटा करने पे ही कोई चीज फ्रीज होती है। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आई? एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, एवरीबडी। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे पुच्ची, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने, आज तुझे प्यार कर दो थोड़ा सा, आ मेरा बच्चा, जल्दी बता, आया कि समझ में नहीं आया? जल्दी बोल दे, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हंसते खेलते सारी चीज बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड बन होती होंगी, हाँ नहीं है भाई, इस क्लास में नहीं है, ठीक है ना बेटा? एक और है दीपाली, भी करवाऊंगा। क्या जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आया कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर और नीचे क्यों है और कम क्यों है? क्योंकि यहां पे बहुत टेम्परेचर कम करोगे तब जाके साइड से हटेंगे, तब जाके चिपकेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टीएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे भी मोलैलिटी होता है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, यहां पे के एफ होता है कांस्टेंट मोलैलिटी, यहां पे जो चेंज होगा उसमें टी नोट एफ बड़ा है, फिर आएगा तुम्हारा टी एफ, के एफ मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है? एम मोलैलिटी है, के एफ को आप लोग यहां पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर आप कह सकते हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आई होप के सभी को ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ करते हैं और अपनी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डन करते हैं, एक को छोड़ेंगे कल के ऊपर। केबी और केएफ की जो वैल्यू है बेटा, केबी और केएफ की जो वैल्यू है भाई लोग, वो इन अलग अलग 2 फॉर्मुलों से भी निकाली जा सकती है, हालांकि इनकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैंने आपको मेंशन कर दिया क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो इन फॉर्मुले से भी आप केएफ केबी की वैल्यू निकाल सकते हो। 99.99% ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है इसकी वैल्यू, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी से मुझे बता दो, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना? आगे बढ़ जाऊं यहां से। एम बेटा, एम मोलैलिटी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, एम मोलैलिटी लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आगे बढ़ूं अब। चलो ठीक है, 3 नंबर नहीं आया बेटा, 3 नंबर में सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहां पे चिपक जाएंगे, उसके लिए आपको टेम्परेचर घटाना पड़ता है। आप यहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर घटाओगे चिपक जाएंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ही घटाओगे तो बीच में ना इनके कौन आ रहा है, सॉल्यूट आ रहा है, जो इनको मिलने नहीं देगा। तो बहुत समय लग जाएगा टेम्परेचर कम करते करते, जिसमें कि हम इनको साइड लाइन करें, पहले ये साइड लाइन होगा फिर ये चिपकेंगे, तो बहुत टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मतलब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत छोटा वैल्यू है, क्योंकि छोटा टेम्परेचर पे ही कोई चीज फ्रीज होती है, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना? चलिए, अब यहां से मैं आपको कुछ करवाने वाला हूं इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, फिर हम ग्राफ करेंगे और फिर हमारी ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सारे लोग सोच समझ के आंसर करेंगे, देख लो एक बार जल्दी से। मैं पहले क्वेश्चन का पोल तुम लोगों को दे रहा हूं, 60 सेकंड्स तुम्हारे पास है सॉल्व करना। बताओ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इतना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज व्हाट? बताओ।
बताइएगा जल्दी से, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। एवरीबॉडी, सर योर हेयर केयर। यार मेरे बचपन से ही बहुत तगड़े हैं, क्या बताऊं मैं। मेरे स्कूल में मेरे सीनियर्स पूछते थे कि भाई तू, जब मैं इवन 7th 8th क्लास में था, कि भाई तू बालों में क्या लगाता है, तब भी मैं कहता था कि यार मैं कुछ नहीं लगाता। बचपन में एक हैक था लेकिन मेरा, सरसों के तेल में 2-3 पानी की बूंद डाली और उसको ऐसे घुला दिया, वो येलो येलो से एक लिक्विड बन जाता है जिसे हम कोलॉइड भी कहते हैं, वो बालों में लगाओ, बाल सेट हो जाते थे। ये हैक था मेरा बचपन का, अब तो नहीं पता मुझे। खैर चलो भाई। आगे सभी का आंसर, सभी का आंसर आ गया। सर नेक्स्ट क्लास में एटी भैया को बुला देना, बिल्कुल बुला दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एटी भैया तो सर डाउट है, गौरी क्या डाउट है बताओ। मैं भी एक सेकंड इस क्वेश्चन के बाद ही डाउट देखता हूं, आपका टेंशन ना लो, ठीक है। ग्रे हो रहे हैं सर, हाँ ग्रे तो हो रहे हैं यार, ये बात में डाउट नहीं है। चलो खैर क्वेश्चन देखते हैं। बेटा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया था, ये इसे कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 0.0225 और आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मतलब से काई वी की वैल्यू पूछी है, तो यही तो है, ये तो सिमिलर तो हो गई। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, यही तो करेक्ट ऑप्शन है, बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है ना। 70.67%। साद, मौली, निशांत, प्राची, जिया, शुभम और अन्वेषा हमारे टॉप में, बहुत बढ़िया। चलो आगे अगला क्वेश्चन सारे लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तब तक के लिए मैं अपना एक क्वेश्चन देख लेता हूं। किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, सॉरी डाउट पूछा था, एक बार मैं डाउट देख लेता हूं। किसका डाउट था यार, दिल्ली से बताओ मुझे एक बार, किसका डाउट था। सर केबी और केएफ की यूनिट्स क्या हैं? बेटा कांस्टेंट है, अगर आप उनकी यूनिट देखना चाहते हो तो यार सिंपल सी बात है, देखो आपके पास फॉर्मूला है, लेट सपोज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में है ना, और मोलिलिटी होता है आपका मोल पर लीटर डॉट के जी। आ गई आपकी यूनिट, इन दोनों को उधर भेज दो, तो केबी की यूनिट आ जाएगी लीटर के जी, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस पर मोल। डिपेंडिंग, है ना, डिपेंडिंग के आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लीटर थोड़ा ना आएगा, यहाँ पे खाली मोल आएगा ना। हाँ बस ये आपकी यूनिट हो गई, सिंपल थी यार, ठीक है बेटा, ये आपका सिंपल हो गया। नहीं समझ आया बेटा, सौंदर्य पूछो क्या समझ में नहीं आया। बेटा ये तो कराया ही नहीं है मैंने भी, कहां समझ में आएगा ये, अभी तो करवाया भी नहीं है मैंने, कैसी बात कर रहे हो। व्हेन टू नेग्लेक्ट एनबी, बेटा इस वाले फॉर्मूले में आप हमेशा ही एनबी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा, ठीक है। कैन यू प्लीज रिपीट फॉर्मुलाज, ठीक है प्राची मैं भी करता हूं। हाँ बेटा उसको एब्ल्यूस्कोपी और नीचे वाले को क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं, लेकिन फेमस वो उन्हीं से हैं, मोलर एलिवेशन मोलर डिप्रेशन से। सर मैं एम यहाँ पे बिल्कुल सही बात है बेटा, स्मॉल एम यहाँ पे मोलैलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है अनुपम मैं बताता हूं एक बार, बट ये एपीएम सुप्रीमेसी, थैंक यू सो मच जयती, थैंक यू सो मच यार। सर प्लीज रिपीट, बेटा क्या रिपीट करना है। अभी किसी ने बोला था कि डाउट, मैं उसका डाउट नहीं देख पाया, वो नाम कौन सा था, मुझे उसका नाम देखना था। बेटा ये भी करवाया नहीं है तो कैसे बताऊं ये डाउट, ठीक है बेटा रिलेटिव लोडिंग को मैं बताऊंगा अभी। गौरी का डाउट था, गौरी ने पूछा है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक बार फिर से रिपीट कर दो, मैं बताता हूं बेटा। डाइल्यूट का रॉबिन, बेटे बुढ़ापा तो तुम्हें भी आ चुका है पढ़ते पढ़ते, ऐसा ना करिए जनाब, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी मिला देते हैं। चलो 2-3 डाउट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, फिर से रिपीट करता हूं, फिर मैं उस क्वेश्चन में जाऊंगा। देखो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है तो समस्या है, सुनो पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो ध्यान से। अरे सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, हाँ सुन लो। मान लो कि ये मेरे पास एक प्योर सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट जो होता है वो हवा में उड़ना चाहता है, क्योंकि वो सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही है, मतलब वो हवा में उड़ना चाहता है। तो जब ये हवा में उड़ेगा तो पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, ये पार्टिकल्स जब चारों तरफ फोर्स लगाएंगे तो नीचे भी लगाएंगे, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। किसी लिक्विड का वेपर ऊपर जाके नीचे की तरफ जो प्रेशर लगाता है उसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं। यहां पे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने बोल दिया पी नोट ए, क्योंकि ए माने सॉल्वेंट, प्योर है तो नोट लगा दिया, इसका वेपर प्रेशर। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के इसको इस तरीके से एक सॉल्यूशन बनाया, अब जब बात आएगी थोड़ी देर बाद वेपर बनने की, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो हवा में नहीं उड़ता, ये तो नहीं उड़ेगा, कौन उड़ेगा, बस गिने चुने सॉल्वेंट, भाई सॉल्वेंट ही ऊपर उड़ेंगे। अब
यहां पे सरफेस पे सारे ही सॉल्वेंट थे, सारे उड़ गए, सबने प्रेशर लगाया तो ये वैल्यू बहुत बड़ी थी वेपर प्रेशर की। यहां पे कुछ चुनिंदा सॉल्वेंट ही हवा में उड़ पाए क्योंकि सोल्यूट तो उड़ेगा नहीं, तो बहुत ही कम पार्टिकल वेपर बने, बहुत ही कम प्रेशर लगेगा, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो बहुत छोटा है, ये रहा। अच्छा, मतलब वेपर प्रेशर में कमी आई, उस कमी को बोल दिया बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन इसी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप कंपेयर करो जो इनिशियल बड़ी वैल्यू थी प्योर सॉल्वेंट की, इसे कहते हैं पूरे को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमेशा इक्वल होता है सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जब खोलोगे तो ऐसा होगा। अब यहां पे जो सोल्यूट डालते हैं वो बहुत ना के बराबर डालते हैं, तो सोल्वेंट के सामने वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो सोल्वेंट के सामने अगर छोटी वैल्यू तो उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने नेगलेक्ट करके बस ये छोड़ दिया। ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप के सभी को, खासकर गौरी को समझ में आ गया होगा। अगर गौरी समझ में आ गया तो एक बार एपीएम लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। चलिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम ग्राफ समझेंगे। चलिए, तो क्या है इस वाले क्वेश्चन में, क्या है इस वाले क्वेश्चन में, जल्दी से बता दो मुझे एक बार। क्लियर है सभी को भैया? दादा क्लियर है क्या सभी को? चलिए, गौरी का एपीएम आ गया, थैंक यू सो मच गौरी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना सर, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? नोट रिलेटिव। बेटा लोअरिंग का मतलब होता है बस ये ऊपर वाली वैल्यू, बस ये वाली, इसे कहते हैं खाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब ये लगा दे तो इस पूरे को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ गए? खाली इसको बोलेंगे लोअरिंग, पूरे को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग। चलिए, अब आ जाइए यहां पे इस क्वेश्चन पे। एक सॉल्यूशन हमने बनाया है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको होमवर्क में देना चाहूंगा। सारे लोग इसको होमवर्क में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन। चलो मैं करवाई देता हूं, तुम भी याद करोगे, आ जाओ। तो मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन है, इसको हमने प्रिपेयर किया है, सॉल्यूट डाला है उसमें, WB सॉल्यूट की वैल्यू दे रखा है, गिवन मास 5 ग्राम, और WA दे रखा है हमें 200 ग्राम, पानी में डाला है। वेपर प्रेशर जो है, अब ये किसका वेपर प्रेशर है बेटा? सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन की बात चल रही है, सॉल्यूशन के लिए इट लगाया है, मतलब पीएस की वैल्यू दे दी हमें 31.84। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है, MB आपको बताना है। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो P नॉट A माइनस PS अपोन में P नॉट A इक्वल होता है NB अपोन में NA। अब NB को आप लिख सकते हो WB अपोन में MB, भाई गिवन मास अपोन मोलर मास, इसको लिख सकते हो गिवन मास अपोन मोलर मास। अच्छा, P नॉट A की वैल्यू कितनी है बेटा? प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू कहीं दे रखी है? प्योर सॉल्वेंट पानी है क्योंकि पानी में डाल रहे हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है 32, तो आपको P नॉट A तो ऑलरेडी नीचे 32 दे ही रखा था, लिखो 32 माइनस PS की वैल्यू है 31.84, ये आपका फिर से 32 है, इक्वल्स टू, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, सबको भाई इतनी मैथमेटिक्स आती है। अब WB की वैल्यू क्या है? 5, MA ऊपर चला गया, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, बेटा सोलवेंट है पानी, पानी का सबको पता है H2O होता है ना पानी, तो पानी का सबको पता है बेटा कितना होता है? 18 होता है। ये ऊपर गया तो 18, नीचे MB की वैल्यू आपको निकालनी है, ये WA नीचे है, WA की वैल्यू कितनी है? 200 है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करना शुरू करेंगे। 540 जा, 220 जा, 29 जा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे बचेगा 0.16 अपॉन में, ये तुम्हारा बचा 32 है ना, उसके बाद ये बचा 9, ये बचा MB, और ये है आपका बेटा 20। चलिए जी, इसको हटाओगे नीचे आपका 100 आएगा, अरे हट जा भाई, नीचे आपका 100 आ गया, ठीक है, 16 दूनी 32, ठीक है। अब ये आपका आ गया बेटा कितना? ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे आपका 200 हो गया, 9 अपॉन में MB मल्टीप्लाई बाय आपका 20 हो गया, 20 10 जैसे कट जाएगा, MB इधर गया 10 उधर गया, तो MB की वैल्यू बेटा सभी लोगों की आ गई होगी 9 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 90। बेटा मोलर मास इसलिए ग्राम पर मोल आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, ये आपका हो गया है मोलर मास ऑफ सोल्यूट 90। अगर सभी को बातें क्लियर है तो बहुत बढ़िया। आइए आज का आखिरी टॉपिक हम करने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले हैं ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगा, और फिर हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचेगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बचेंगे कल के लिए, बस हमारा काम खत्म पहले चैप्टर का। चलिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से सब लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पेपर में या फिर कहीं पे भी आपको ना दो ग्राफ बन के दिखाई देंगे, किस किस के बीच में होते हैं? टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में है। सबको पता है टेम्परेचर ज्यादा होगा, पार्टिकल्स ज्यादा हवा में उड़ेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेंगे, मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली रोशनी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आपको दो ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, ऊपर आपको एक लाइन दिखाई देगी और उस लाइन पे लिखा होगा 1 ATM,
क्या लिखा होगा? 1 atm लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 1 atm। हमेशा ध्यान रखना 1 atm वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसपे किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो 1 atm पे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है। आपको ये दो ग्राफ मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि देखो यार, सबसे पहले आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, पहले वो देख लो। आपसे पूछा जाएगा कि पहले तो ये बता दो कि जो ग्राफ ए है, इसको मैं कह रहा हूं ग्राफ ए, इसको मैं कह रहा हूं ग्राफ बी। ये ग्राफ ए और ग्राफ बी किसका ग्राफ है? अगर ये एक सॉल्यूशन आपने बनाया है, ए प्लस बी का एक सॉल्यूशन आपने, मतलब दो चीजों का आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो ए और बी ग्राफ किस किस का है? तो आप कैसे बताओगे? ध्यान से देखना। अगर बी का ग्राफ है ये ए है और ये बी है, तो बी पे अगर 1 atm पे देखोगे तो ये टेम्परेचर एक बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 atm पे, और ये भी एक बॉइलिंग पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली वैल्यू ओरिजिन के पास है, तो ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है ये छोटा है, और ये वाला बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है ओरिजिन से दूर है, बड़ा है। आपको पूछेगा कौन सा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, कौन सा प्योर सॉल्वेंट का है। तो सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट में होता है एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बड़ी, जब सॉल्यूशन बनता है तो एलिवेशन तभी तो होगा जब सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा, और सॉल्वेंट का कम होता है। तो जरा बताओ कौन सी वैल्यू किसकी है? तो सबको पता है ये वाली सॉल्यूशन की है और ये वाली मेरी प्योर सॉल्वेंट की। तो आपको बताना है ए यहां पे क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। आपको बस ये बताना है कौन क्या है, और ये क्या है बेटा आपका? ये आपका बेटा सॉल्यूशन है। अगर सभी लोग सहमत हैं तो जल्दी से एक बार एपीएम लिखेंगे। कोई डाउट है तो मैं रिपीट करूंगा बेटा। बताइए, एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिसको नहीं हुआ मुझे बताएंगे, भैया मुझे क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज एपीएम लिख देंगे सारे लोग। जल्दी बोलो। आ गया सभी को क्लियर समझ में? ठीक है, गौरी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। चलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं, हमारा आज का काम कंप्लीट होगा। चलिए, बहुत सारे एपीएम आ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। किसी भी सब्सटेंस के लिए एक ग्राफ बनाते हैं हम कुछ ऐसे। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर है वेपर प्रेशर, इधर है टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ये कॉम्बिनेशन है कि टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड स्टेट को। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओगे, है ना, तो वो यहां पे रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को। उसका टेम्परेचर बहुत ही बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर बहुत ही कम करोगे, तो यहां पे वो रिप्रेजेंट करता है गैस को। मतलब अगर इस टेम्परेचर वेपर प्रेशर की कॉम्बिनेशन लाओगे तो यहां पे सॉलिड, यहां पे लिक्विड, यहां पे गैस। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर जाओगे तो लिक्विड, इस लाइन के इधर आओगे तो सॉलिड। मतलब यही लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग के ग्राफ को। यही लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग के ग्राफ को। फ्रीजिंग कह दो। ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन में आओगे तो इधर लिक्विड है और इधर तुम्हारा गैस है। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग के ग्राफ को। अच्छा जी, और ये तुम्हारे सब्लिमेशन के ग्राफ को, है ना। ये किसी भी सब्सटेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहां पे जो भी टेम्परेचर होगा इस लाइन पे, वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इस पे तो डिपेंड कर रहा है सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को यहां से खाली इस लाइन को उठा लू, यहां से मैंने उठा ली, और इस लाइन के बेसिस पे मैं दो ग्राफ बना दूं। पहला ग्राफ ये रहा और दूसरा ग्राफ ये रहा। एक सेकंड, पहला ग्राफ, अरे चल यार, हाँ, पहला ग्राफ ये रहा और दूसरा ग्राफ ये रहा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पहला वाला ग्राफ सॉल्यूशन का है कि सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का। तो कैसे बताओगे? तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है इस पे रिप्रेजेंट होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी एक फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी एक फ्रीजिंग पॉइंट है। ओरिजिन से ये वाला पास है तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में होता है डिप्रेशन, मतलब कमी आती है सॉल्यूशन बनने में। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? छोटा होता है।
तो ये वाली वैल्यू सॉल्यूशन की हो जाएगी, ये वाली प्योर सॉल्वेंट की। तो आपका जो ये वाला ग्राफ है बेटा, ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट का, और जो आपका ये वाला ग्राफ है बेटा, ये हो गया आपका जो छोटा वाला है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन का। सभी लोग सहमत हैं तो जल्दी से बताएंगे, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। कविता ने बोला सर प्लीज रिपीट, मैं रिपीट करता हूं बेटा, कोई बात नहीं, बाकी लोग जल्दी से एक बार एपीएम लिखेंगे अगर समझ में आ गया तो। चलो दोबारा देख लो। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी और गैस भी, डिपेंडिंग कि आपने उसको कितना हीट किया है, कितना टेम्परेचर है। किसी भी सब्सटेंस के लिए ग्राफ होता है, इस कॉम्बिनेशन पे वो सॉलिड है, इस पे वो लिक्विड है और इस पे वो गैस है। मतलब इस लाइन के इधर सॉलिड इधर लिक्विड, मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीजिंग को, इसके इधर लिक्विड इधर गैस, ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉइलिंग को, इसके उधर सॉलिड इधर गैस, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके सब्लिमेशन को। मैंने इस लाइन को उठा के पहले यहां पे रखा और इस पे फिर दो ग्राफ बनाए। ये समझ में आ गया, ये लाइन फ्रीजिंग को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इस लाइन पे जो भी टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। आपको बताना है कौन सा प्योर सॉल्वेंट का, कौन सा सॉल्यूशन का है। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, छोटी वाली वैल्यू होगी आपके सॉल्यूशन की, बड़ी वाली वैल्यू होगी आपकी सॉल्वेंट की। तो आपने इस देख के अपने ग्राफ को बताना होता है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा कि भाई कैसा आपको समझ में आ गया। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये वही लाइन है जो मैंने फ्रीजिंग के लिए उठाई थी, ये वही वाली लाइन है जो मैंने फ्रीजिंग वाली उठाई थी। आपको बताना है अब कि जो x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो x वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये बताना है। आपके सामने 60 सेकंड है, सॉल्व करिए, आज का अंतिम सवाल है। गर्म पानी, गर्म पानी, गर्म पानी नहीं लाया तो दोबारा चाहिए, बहुत टाइम हो गया। आया सभी का आंसर? एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। आ गया गाइस, 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 जल्दी से बोल दो गाइस, बोल दो गाइस, बोल दो गाइस। कविता में भी डाउट देखूंगा बेटा, बस एक सेकंड का टाइम दो मुझे। चलिए भाई सिंपल सी बात है, यहां पे आपके दो ग्राफ बनने चाहिए, एक ये वाला एक ये वाला। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो छोटी वाली वैल्यू हमेशा आपकी किसकी होती है बेटा, सॉल्यूशन की होती है। छोटी वाली किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। बड़ी वाली सॉल्वेंट की होती है। आपसे छोटी वाली की वैल्यू पूछी है, मतलब ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये फ्रीजिंग वाली लाइन थी तो पहले तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, ये नहीं हो सकता, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, ये फ्रीजिंग वाली लाइन थी। तो आपको बताना है डी आंसर करेक्ट। आई होप के सभी ने डी ही लगाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी होगी आई नो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मोस्टली बच्चे समझ गए हैं। बी वालों ने थोड़ी सी हरकत की है गंदी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। ए वालों ने सॉल्यूशन तो लिखा लेकिन उसको बॉइलिंग पॉइंट का बता दिया। बेटा पहचान लो, पहचान लो, ये लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है तुम्हारी किसकी, फ्रीजिंग की, और जब ऊपर 1 ATM लिखा होता है ये होता है तुम्हारा बॉइलिंग की पहचान। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं एक बार डाउट देख लूं, कविता ने बोला था डाउट है सर आप टॉन्सिल्स के लिए पानी में टर्मरिक का सॉल्ट, हाँ मैंने अद्रिका को सुबह सुबह किया था यार। चलिए एयर SSSAPM, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जयती। बड़ी डर लग रहा है, डरो मत जयती, सब अच्छा होगा यार, है ना। चलिए ठीक है, चलिए बेटा इसमें आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया अभी तो, है ना। चलो सर हमें कैसे पता चलेगा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सूर्यांश बेटा बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहां पे बैठे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है तो बड़ी वाली वैल्यू सॉल्यूशन की, यहां पे डिप्रेशन होता है तो छोटी वाली वैल्यू सॉल्यूशन की। सिंपल, एलिवेशन का मतलब है सॉल्यूशन की वैल्यू बड़ी, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है ना। मैं एक बार कविता का डाउट देख लूं, कविता 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 कविता, बेटा आपका डाउट नहीं दिख रहा है मुझे कविता, इस नाम से मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, डाल देना, मैं सेशन के बाद में जो भी डाउट्स होंगे एक बार उनको ले लूंगा, ठीक है ना। मैं एक बार उस पर देख लूंगा, कम्युनिटी पे मैं देख लूंगा उसको। चलो नहीं दिख रहा कविता, है ना, कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच यार, आज के लिए इतना ही, बाय। अगर किसी का कोई भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो मैं कल जब स्टार्ट करूंगा क्लास को तो मैं एक बार क्या करूंगा, सब कुछ एक मैं रिकैप ले लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो अब यार, वीडियो कॉल आज नहीं कर पाऊंगा, गला सच में बहुत खराब है। अब मेरी बात सुन लो यहाँ पे ध्यान से,
थोड़ा बहुत कोई भी सेशन में डाउट रह गया है, घर जाके 15 मिनट का रिवीजन करना है 2x पे। रिवीजन करने के बाद में जो डीपीपी दे रहा हूं उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल मैं आऊंगा तो एक रिकैप दूंगा, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। बस मेहनत करते रहना, ठीक है ना। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। ओके गाइज, ठीक है, चलो बाय एवरीवन। ये मैं कल ही करवाऊं खैर, ये तो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हम कल ही करने वाले हैं। चलो बाय गाइज, बाय एवरीवन, बाय यार, बाय।